सहयोग करेंगे ये कक्षा लेने में। कुछ ना कुछ मैं भी आपको देने का प्रयास करूंगी जितनी मेरी योग्यता है। तो मोहित, आप कक्षा प्रारंभ करवा दीजिए फिर। जी। सभी को सादर प्रणाम। आइए हम अपनी आज की इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से आज पुनः वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सब इस कक्षा में जुड़कर वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपने सभी बाह्य वृत्तियों, सभी बाह्य कर्मों आदि से निवृत्त होकर अपनी संपूर्ण एकाग्रता और सारे ध्यान को कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा से यह भी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें सब प्रकार की अनुकूलताएं प्रदान कीजिए कि जिससे हम इस गंभीर विषय को सीख पावें, समझ पावें, उस पर मनन कर पावें और अपने व्यावहारिक जीवन का अंग भी बना पावें। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माँ, आप कक्षा आरंभ कराइए। जी, ने मुझे बताया है कि जो प्रथम प्रकरण है वह आपका पूरा हो गया है और प्रथम प्रकरण से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न बचते हैं तो आप वह पूछ लीजिए, और यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मुझे बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए, क्योंकि या तो आप पूछिए अन्यथा फिर मैं पूछती हूँ प्रथम प्रकरण से। चलिए, आपके कोई प्रश्न नहीं है, आपको पूरा प्रथम प्रकरण यदि समझ आ गया है तो फिर मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, गौरव जी ने हाथ उठाया है, कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? गौरव जी। आचार्य, मैं निहरतम जो है उसका मतलब पता नहीं था। धक्का देना होता है उसका, आचार्य जी ने बताया था, तो उसका मतलब क्या होता है? कहाँ पे बोल रहे हैं आप? ये जो गुण हैं स्वरों के जो गलत बोलते हैं जो उसमें। जी। दोष है ये तो निर्हतम शब्द है वो, निर्हतम। और निर्हतम शब्द को स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि जैसे किसी को धक्का देना, तो धक्का देते हैं तब अव्यवस्था जैसे उत्पन्न होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। अब यहाँ पे दो शब्द एक जैसे ही अर्थ को देने वाले हमें लग रहे हैं, एक तो अविलंबितम और एक निर्हतम। तो अविलंबितम का भी ऐसा ही अर्थ आ रहा है जैसे एक वर्ण का उच्चारण दूसरे वर्ण के ऊपर जाके चढ़ रहा है। ये भी अविलंबितम का भी ऐसा ही अर्थ आएगा और निर्हतम का भी ऐसा ही आएगा यदि देखे तो। लेकिन अविलंबितम और निर्हतम में क्या अंतर होगा, क्या भेद होगा? तो देखिए, अविलंबितम दूसरे पे लंबित होना, तो इसमें जैसे यानी पहला वाला जो वर्ण है उसको इतना लंबा उसका उच्चारण किया जा रहा है कि वह ऐसा लग रहा है जैसे अगले यानी प्रथम वर्ण उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लंबित हो रहा है।
पहले वाले वर्ण के उच्चारण का प्रभाव दूसरे वाले वर्ण के उच्चारण को प्रभावित कर रहा है, यानी उस पे पड़ रहा है। पहले वाले का उच्चारण लंबा है और दूसरे वाले का छोटा है, यानी पहले का जितना होना चाहिए उससे अधिक है और दूसरे का जितना होना चाहिए उससे कम है। तो दूसरे वाले यानी बाद वाले वर्ण के उच्चारण के काल में से अधिक काल उससे पहले वाले वर्ण के उच्चारण को दिया जा रहा है। ये अविलंबित का हो गया। अब निर्हतम का इससे विपरीत ले लीजिए। विपरीत में क्या? धक्का देना। धक्का देना यानी पहले वाले को कम स्पेस देना और दूसरे वाले को अधिक। जब धक्का देते हैं तो यही होता है ना, जो बिल्कुल निकटतम होता है, जो बिल्कुल पास वाला होता है, उसको उसके स्थान से हटाया जाता है। तो यह जैसे मैं प्रायः एक उच्चारण में गलती करती हूँ। क्या गलती करती हूँ? एक शब्द है प्रश्न। प्रश्न, प्रश्न का मतलब क्या होता है गौरव जी? सवाल पूछना, प्रश्न। सवाल। इस शब्द का उच्चारण क्या होता है? प्रश्न। प्रश्न। और जब मैं कई बार असावधानी पूर्वक इसका उच्चारण करती हूँ तो मैं इसका उच्चारण करती हूँ प्रश्न। अब यहाँ पे मेरे द्वारा की गई गलती समझ आई आपको? हाँ, लास्ट में पूरा बोल दे रहे हैं एकदम से। प्रश्न जबकि है प्रश्न, तो जो जो बीच में जो शकार है उसका उच्चारण लंबा और जो नकार है उसका उच्चारण छोटा, जबकि होना विपरीत चाहिए। शकार क्योंकि आधा है इसलिए उसका उच्चारण कम समय में होना चाहिए और नकार क्योंकि पूरा है उसका उच्चारण पूरा समय देना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें हैं ये। जी आचार्य जी, ऐसे और भी हमारी त्रुटियां हो सकती है। मुझे क्योंकि मेरा अभ्यास था लंबा और अब मैं उस पे कार्य कर रही हूँ। हाँ, इन्होंने देखे लिख के भी दिखाया है। तो अविलंबितम के अंदर आएगा ये दोष। ये जो अविलंबितम यानी शकार जो जिसका छोटी ध्वनि होनी चाहिए थी, उच्चारण काल जिसका कम होना चाहिए था, इस शकार का उच्चारण काल मेरा न के ऊपर अविलंबित होता है और उसके कारण से न का उच्चारण काल कम हो जाता है। तो ये अविलंबितम का उदाहरण है। इसी समान यदि मस्तिष्क में आ रहा है तो कोई निर्हतम का उदाहरण दीजिए, जिसमें पहले वाला अक्षर हमारा पूरा होना चाहिए पर उसको हम आधा उच्चारण करते हैं और बाद वाला जो आधा होना चाहिए उसका पूरा उच्चारण करते हैं। ऐसा कोई उदाहरण यदि मस्तिष्क में आ रहा है मोहित जी तो दीजिए। वैसे अधिकांश शब्दों के साथ हम ऐसा ही करते हैं हिंदी में। जो बाद वाला अक्षर होता है उसको आधा बोलते हैं। जैसे एक शब्द है कलम, यही बोलते हैं ना कलम, जबकि शब्द क्या है कलम, वो म पूरा है। तो इस प्रकार से लेंगे इसको। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो? चलिए, तो अब सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं मेरी शैली समझ नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, या क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे इसलिए जा रहे हैं। जितने लोग बचे हैं वही बताइए। चलिए, मैं जो प्रथम प्रकरण है इसी से पूछती हूँ। जिह्वा स्थान से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? बिना पुस्तक में से देखे बड़ा ईमानदारी के साथ उत्तर देंगे। जिह्वा के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण। हाथ उठा लीजिए या मैं स्वयं पूछूं? नव बहार जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। जिह्वा वर्ण कौन से हैं?
जय झय जय छ। च च ये जिह्वा वर्ण है। और कोई? जीवा नवबहार जी के बाद और कोई इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहे? जिह्वा वर्ण। हाँ। गौरव जी? टा वर्ग जीवा के मूल से ट ठ। इसके लिए कोई सूत्र हो आपको याद आता जीवा है? आप? मूल्य अंठा ऐसा कुछ। हाँ, तो मैंने जिह्वा मूलीय तो मैंने पूछा नहीं, मैंने जिह्वा वर्ण पूछा। जिभ्या जीभ से बोलने आने वाला। हाँ जी। रा रा हम्म, हा भी बोल सकते हैं। सूत्र पढ़े हैं आपने स्थान प्रकरण में बकायदा? योगेंद्र अंकल जी? मुझे याद नहीं है जी। जी। मोहित जी? जी। जी। वैसे तो मैं पहले प्रकरण में ज्यादा जुड़ नहीं पाया था, अवकाश हो गया था 1-2 दिन का, जी। पर फिर भी जितनी स्मृति है उसके आधार पर बताता हूँ। जी। एक तो क वर्ग सारा, जी। और एक रि वर्ण होता है ना, रिकार। जी। ये जिह्वे ध्वनियां हैं। क वर्ग में क ख ग घ और ग। क्या मैं ठीक हूँ? हाँ जी, इसके लिए बहुत अच्छा है आपका प्रयास। इसके लिए सूत्र और है एक, वो भी बता देंगे तो सबको याद आ जाएगा। सूत्र तो स्मरण नहीं है। चलिए, तो स्थान प्रकरण में ही सूत्र है। स्थान प्रकरण का तीसरा ही सूत्र है। वैसे पीछे से चलते आ रहे हैं तो 25वां क्रम बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्थान प्रकरण का ही तीसरा सूत्र है। क वर्ग रि वर्णश्च जिह्व्यः। ठीक है जी, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा यदि आपके पास पुस्तक है या पीडीएफ है। चलिए, अब एक सूत्र मैं बोलती हूँ और आपको उस सूत्र का अर्थ बताना है मुझे। मैं वह सूत्र बोलूंगी, आप मुझे उस सूत्र का अर्थ बताओगे। तो सूत्र है ईचु यशास तालव्याः। ईचु यशास तालव्याः, इस सूत्र का अर्थ बताइए। हाँ, गौरव जी? ई वर्ण और चा वर्ग जो है पूरा, इसको गले तालव्य से मतलब नीचे से बोला जाता है। हाँ, किस किस को बोला जाता है? चा चा छ ज झ इया, और ई बड़ी ई, एक और होता है वो सूत्र फिर सूत्र ईचु यशास तालव्याः। या और शक्कर वाला शाह। हाँ, ठीक है। तो हाँ, और कोई? योगेंद्र अंकल जी, पहले का ही हाथ उठा हुआ है या इस बार उठाया है? यदि इस बार पहले का ही उठा हुआ था। हाँ, मोहित और स्पष्टता देना चाहेंगे इसमें? जी, जैसे सूत्र है इचु यशास तालव्याः, तो सबसे पहले ई जो है, ई अर्थात इकार, इसमें ह्रस्व इकार, दीर्घ ईकार और प्लुत इकार। फिर चू में आ जाएंगे, चू में आ जाएगा पूरा च वर्ग, च छ ज झ य। और उसी सूत्र में जब य आता है तो य वर्ण, और सबसे अंत में है शकार, तालव्य शकार। ये सभी जो हैं ये तालु से बोले जाते हैं, और तालु का स्थान होता है ऊपर वाले दांतों के एकदम ऊपर वाला भाग, वहां से इनकी ध्वनि होती है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। चलिए,
एक सूत्र और स्पष्ट कीजिए। ऋतुलसा दंत्याः, प्रयास कीजिए। ऋतुलसा दंत्याः, जैसे ये था ईचु यशास तालव्याः, बिल्कुल इसी क्रम का आगे का सूत्र है। ऋतुलसा दंत्याः। नवबहार जी। सुनंदा जी। हाँ जी, इसमें ऋतु लसा दंत्याः, री और वो जो दीर्घ री, तू तू वाला जो पूरा, मुझे उसको ढंग से त थ द ध न और ल, ऋतु ल ल और स, सबको दंत, इन वर्णों का दंत स्थान से उच्चारण होता है। जी, बहुत बढ़िया। ये री जो है ये दीर्घ में नहीं होता, ये प्लुत में होता है। हाँ जी, प्लुत में होता है। जो 1 सेकंड वाली है और एक 3 सेकंड वाला, ऐसा? हाँ, 3 सेकंड वाले को प्लुत कहते हैं। दीर्घ कहते हैं जिसका उच्चारण लगभग 2 सेकंड में होता है। हाँ जी, 2 सेकंड से भी, यानी एक मात्रा को बोलने में 1 सेकंड से भी थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि वही है जो राजन जी ने आपको जो बताया है, लगभग 1 सेकंड। तो अगर जब हम उसका एग्जैक्ट देखेंगे तो वहां पे के अंगूठे के मूल की नाड़ी जितनी बार में एक बार बीट करती है, जितनी देर में, तो उसकी काउंटिंग आती है कि 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ियों का ये स्पंदन लगभग 72 बार होता है। हाँ जी, 72 टाइम्स। तो 1 मिनट में तो 60 सेकंड होती है। हाँ जी, हाँ जी, देखेंगे तो वो 1 सेकंड से भी थोड़ा कम समय ही निकलता है। ठीक है, धन्यवाद जी। आगे देखिए। अच्छा, एक और बता दीजिए तो मुझे निश्चय हो जाएगा कि हाँ, बड़े अच्छे से स्थान प्रकरण हो गया। जी, तो सूत्र मैं बोलूंगी, स्पष्ट करना है आपने। द्वे द्वे वर्णे संधि अक्षराणाम आरंभके भवत इति। इस सूत्र को कौन स्पष्ट कर रहे हैं? सुनंदा जी, आप ही प्रयास करेंगे? हाँ जी, ये भैया ने समझाया था कि इसमें 4 वर्ण होते हैं, छोटा ए, बड़ा ए, औ और औ। फिर इनसे कैसे मतलब एक कैसे वर्ण निकल के आया है, तो ऐसे अकार, अकार और इकार बन के ए, आकार इकार, मतलब एकार की, अब एकार वर्ण कैसे उसमें है। फिर बड़ा ए जो है, मैं एक्चुअली, मुझे इतना अच्छे से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे इतना अच्छे से बताना नहीं आ रहा है, पर हाँ मैं इसको समझ जरूर गई थी। जैसे ह्रस्व अकार और दीर्घ अकार को बड़ा ए बनाया था, फिर ओ को अ और ओ में आया था बड़ा औ। तो 4 इनकी उन्होंने अलग अलग करके बताया था कि ये 4 तरीके से बन सकता है। जी। अकार इकार, अकार इकार, आकार, फिर बड़ा दीर्घ वाला इकार और अकार बड़ा दीर्घ अकार, सारी एकार की उस वर्ण को लेके आएंगे। फिर बड़ा ए दीर्घ अकार, बड़ा अकार, सॉरी अकार अकार, और इनमें एकार जब जोड़ देंगे तो वो बड़ा ऐ बन जाएगा। तो ओ में जैसे दीर्घ अकार, हर्ष दीर्घ अकार, इनमें छोटा ऊ बड़ा ऊ जब जोड़ेंगे तो ये ओ की ध्वनि आएगी। अ आ ओ बड़ा औ, इनमें सब में जब हम ओ को जोड़ेंगे तो सब में औ।
तो ये 4 वर्ण ऐसे उन्होंने बताए थे, द्वे द्वे वर्णे। जी, तो ठीक है। कई बार होता है ऐसा हमारे साथ कि वो बात हमें अंतःकरण में तो स्पष्ट होती है, पर उसको दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के लिए शब्द और एक जो वाक्य रचना होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं होती। कोई बात नहीं, ऐसा है तो प्रयास करेंगे और जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको वह स्थिति भी प्राप्त होगी कि आप अपनी बात को सामने वाले के सामने बड़े अच्छे से रख पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए, और कोई है जो इस सूत्र पे चर्चा करना चाह रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं? सूत्र फिर से दोहरा दूं, द्वे द्वे वर्णे संधि अक्षराणाम आरंभके भवत इति। हाँ, शोभा माता जी। ओम नमस्ते। जो अ के साथ ई मिल के ए होता है, आ के साथ ई मिल के ए होगा, आ और ई मिल के ऐ हो बनता है, और अ और उ मिल के ओ स्वर बनता है, आ और उ मिलके नहीं, आ और उ मिलके औ, आ और उ मिलके औ। इस तरह से संयुक्त स्वर की रचना होती है। जी माता जी, चलिए ठीक है। ये और कोई इस पे प्रयास करना चाहे, जो इसमें एक विशेष बात है वो अभी भी निकल के नहीं आ रही है, तो और कोई है? गौरव जी, और हाँ बताइए गौरव जी। छोटा आ प्लस बड़ा आ होगा, नहीं क्या था, भूल गया वो, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी भूल गया मैं। चलिए मोहित आप। मैं जिस दिन ये कक्षा पढ़ाई थी मैं उस दिन कक्षा में नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी यह स्पष्ट नहीं है। तो बेटा जिस दिन ये कक्षा पढ़ाई थी उस दिन मैं भी कक्षा में नहीं थी, है ना? चलिए ठीक है, अब इसमें जो विशेष बात है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो विशेष बात क्या है, प्रकरण क्या चल रहा है, एक बार बताइए। प्रथम प्रकरण किस विषय में बात कर रहा है? स्थान के बारे में। बहुत बढ़िया, स्थान के विषय में बात कर रहा है प्रथम प्रकरण, कि किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ क्या से हो रहा है। यही बात चल रही है ना हमारे पिछले सारे सूत्रों में। तो एक तो ये विचारने योग्य बात है कि ये जो अंतिम से पहला यानी सेकंड लास्ट जो सूत्र है इस प्रथम प्रकरण का, क्या यह स्थान विषयक नहीं होगा? होना चाहिए ना, इसमें भी स्थान के विषय में ही संकेत दिया होगा। तो किस प्रकार से स्थान के विषय में संकेत दिया है? तो कहा द्वे द्वे वर्णे, दो दो वर्णों के संयोग से, संधि से बने हुए हैं अक्षराणाम। ये जो अक्षर है कौन से, जिनके विषय में नीचे बताया है, और इनका उच्चारण भी उन उन वर्णों के आधार पे ही होगा, अर्थात उन उन वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर ही होगा जिन जिन वर्णों के संयोग से ये बने हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी पे कोई आपत्ति नहीं, दोबारा दोहराती हूँ। ये वर्ण जो दो दो वर्णों के संयोग से बने हैं, अर्थात दो दो वर्णों को मिला करके जिनका स्वरूप संपादित हुआ है, उन उन वर्णों के उच्चारण के स्थान भी उन उन वर्णों के आधार पर होंगे जिनके संयोग से ये बने हैं। ऐसा, इतनी बात में किसी को कोई शंका हो तो वो पूछे, या आपत्ति हो तो वो कहे।
फिर हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि कैसे। चलिए, नहीं है, आगे चलते हैं। तो दो दो वर्णों के मिलान से कौन कौन से वर्ण बने? तो सबसे पहले ए किससे मिलकर के बना? अ और इकार। ई से। हाँ, अकार से और इकार से मिलके एक वर्ण बना हमारे पास, कौन सा? ए। इकार। तो अब देखिए, अ का उच्चारण स्थान क्या था? सूत्र पढ़ा था ना, अकु विसर्जनीय कंठ। 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 तो अ का उच्चारण स्थान तो हो गया कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ईचु यशास तालव्याः। तालव्य। ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु। अ का कंठ, ई का तालु, और दोनों को मिला के जो एक नया उच्चारण बन रहा है वह बन रहा है ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए को कैसा बोलेंगे? तो कंठ और तालु दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि दोनों का प्रयास हो रहा है ए बोलने में। बोल के देखेंगे तब भी वही निकल के आएगा। तो ए हमारा कैसा वर्ण हो जाएगा? कंठ तालव्य। स्पष्ट है इतनी बात? बिल्कुल जी। ऐसे ही कुछ कह रहे थे शोभा माता जी? नहीं, स्पष्ट है। हाँ जी। ऐसे ही जो ऐकार है उसका ले लेंगे। अब ये ऐकार कैसे बन रहा है? कौन कौन से दो वर्णों को जोड़ने से बन रहा है? आ और ई। आ और ए। ई। तो अब वही अकुह विसर्जनीय कंठ्याः और ईचु यशास तालव्याः। तो ये ए और ऐ, ये दोनों ही वर्ण कैसे हो गए? कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने के कारण ये कंठ तालव्य है। ऐसे आगे देखिए, और कौन से हैं संयुक्त वर्ण? तो ओ और औ। ओ कैसे, ओ का स्वरूप कैसे संपादित हो रहा है? ओ। अ और उ। अ और उ। अब आ का उच्चारण स्थान फिर वही अकुह विसर्जनीय कंठ्या कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ। नहीं, उपपद मान्या ओष्ठ। ओष्ठ। ओष्ठ है ना? हाँ जी, उपपदमान्य ओष्ठ, बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। ओष्ठ, उ के उच्चारण का स्थान है ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ। अब ओ का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा इस आधार पे? कंठोष्ठ। समझ बात बन गई? हाँ जी। कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बोला जा रहा है ओ। अगला क्या है? औ। ये किन दो अक्षरों के संयोग से बनके प्राप्त हो रहा है? आ और ओ। ओ। हाँ, आ और ओ। तो आ का फिर से वही कंठ, और इसका कंठोष्ठ है, तो मिला करके वही आ जाएगा कंठ ओष्ठ है। तो औ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ ओष्ठ, दोनों को मिला करके। अब स्पष्ट है? अब जो बात हम मिस कर रहे थे इसमें, मुझे नहीं पता, शायद राजन जी ने भी इस ओर इशारा किया हो, तो ये इस सूत्र में समझने लायक बात थी, क्योंकि बाकी सबके स्थान को स्पष्ट किया जा रहा है, और इन चार वर्णों का यदि हमें स्थान स्पष्ट ना हो तो फिर कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसा, और ठीक है, तो फिर एक और बता दीजिए आप, इसमें जो अंतिम सूत्र है उसको बिल्कुल ऐसे ही स्पष्ट, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे
तो आएगा कि कैसे हमने स्पष्ट करना है। तो ये वर्ण, ये जो सूत्र है ये, और मुझे बताइए, सरेफ री वर्ण, सरेफ री वर्ण, इसको स्पष्ट कीजिए। पीछे हमने पढ़ा है उसी के आधार पे करना है। कीजिए भाई, हाथ उठाइए। ये मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा मतलब, और तालु, तालु पे लगता है ऊपर। हाँ जी, एक मूर्धा को लेकर के बड़ा संशय रहता है कि मूर्धा माने किसको। तो उच्चारण की दृष्टि से और ध्यान की दृष्टि से दंत, हाँ दंत। जी बताइए, आप स्पष्ट कीजिए सुनंदा जी, आप बताइए। पीछे उसमें था कि जो र का उच्चारण होता है ना, वो द के उस मूल से निकलता है, दांतों के, दांत। तो दंत जो इसका स्थान है वो दंत है। जी, तो देखिए इसमें एक सूत्र है, कहा गया ऋतुरसा मूर्धन्याः। मिल गया सुनंदा जी? हाँ जी। ऋतुरसा मूर्धन्य, ये सूत्र क्या कहता है? रिकार टू यानी टवर्ग पूरा। अब ट जो है वो टवर्ग से बाहर तो है नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे ट को भी लिया जाएगा और र यानी रेफ को भी लिया जाएगा और श मूर्धन्य। हाँ, इनका उच्चारण मूर्धा से करेंगे। अब ये मूर्धा कहाँ होती है? तो दर्शन में या ध्यान लगाने की दृष्टि से जब बात करते हैं तो मूर्धा से ग्रहण किया जाता है जो बिल्कुल ऊपर, यानी जो सबसे ऊपर भाग रहता है, सबसे अंदर का जो भाग रहता है, सहस्त्रार चक्र के नीचे जो भाग है उसको ग्रहण किया जाता है मूर्धा से। लेकिन इसमें भी थोड़ा भेद है, वो स्पष्ट तब होता है जब वास्तव में ध्यान लगाते हैं और उस स्थान को प्रत्यक्ष करते हैं, तब पता चलता है कि क्या मूर्धा वही स्थान है जिसको यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है। अभी उधर नहीं जाते, उच्चारण की दृष्टि से हम जानने का प्रयास करते हैं कि मुख में मूर्धा का स्थान कहाँ पे माने। तो जो हमारे ऊपर के दांत हैं, इन दांतों के आगे तालू के पहले वाली, यानी दांतों के पीछे की और तालू से पहले वाली स्थिति, ये है मूर्धा। अब देखिए री और पूरा का पूरा टवर्ग, र और श, इसका उच्चारण करते हुए जिह्वा का प्रयत्न कहाँ पर हो रहा है? तो हमें मिलेगा कि दांतों के ऊपर हो रहा है। हाँ जी, बस हटके ही हो रहा है। तो यह स्थान मूर्धा का है उच्चारण की दृष्टि से। अब जो ध्यान की दृष्टि से जिस मूर्धा को मूर्धा माना गया उसको यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ध्यान की दृष्टि से वो सबको स्पष्ट नहीं होता। ध्यान की दृष्टि से तो वही लोग मूर्धा का निश्चय कर सकते हैं ना कि यहाँ पे मूर्धा है, कि भाई क्षमा कीजिए, मूर्धा है, कि जिन्होंने ध्यान को प्रत्यक्ष किया हो कि हाँ यहाँ पे ही मूर्धा है। अब इतनी सबकी स्थिति होती नहीं है। तो उच्चारण के लिए जब हमें साफ साफ मिल रहा है कि ऋतु रसाम मूर्धन्य, ऋतु रिकार, टवर्ग, रेफ और शकार, इनका उच्चारण जिस अवयव से हो रहा है उसको मूर्धा कहा है, यानी मूर्धा से हो रहा है। तो जब प्रत्यक्ष हो रहा है तो फिर हम परोक्ष वाला अर्थ क्यों ले यहाँ पे? ठीक है, आगे जो आपका जो कथन था, यहीं पे जो सूत्र है कि रेफो दंत मूलीय एके शाम, रेफ यानी रेफ का, र का उच्चारण दांत के मूल से भी करना योग्य है, ऐसा एके शाम, ऐसा किन्हीं आचार्य का मानना है। तो किन्हीं का मानना है, लेकिन
हमेशा जब मत डालते हैं, चुनाव करते हैं, तो जिसके अधिक वोट होते हैं उसी की तरफ जाते हैं। वो दूसरे को भी ठीक है स्वीकार किया जा सकता है आपको, लेकिन अधिक तो, क्योंकि हमारे पास यदि एक प्रमाणित ग्रंथ का सूत्र उपस्थित है तो संभावना, हमारा अधिक विश्वास उसी की ओर जाना चाहिए। दूसरे की बात स्वीकार की है, स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि दांत का मूल भी वही है, दांतों की जड़ वही मूर्धा ही है। दांत नहीं कहा कि दांत से उच्चारण होता है, दांत जहाँ पे स्थित है, दांतों का जो मूल है, जहाँ से दांत प्रारंभ हो रहे हैं, वहां से उच्चारण होता है, ये कहा जा रहा है। तो इस दृष्टि से देखे तो दंत का मूल वही मूर्धा को ही कहा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन मूर्धन्य है ना। स्पष्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया है तो। हाँ मोहित। माँ मेरा एक प्रश्न है, 12वें सूत्र में ये बात बताई कि रिकार और रेफ इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो फिर ये सबसे अंतिम सूत्र में यानी 26वें सूत्र में सरेफ रिवर्ण, इसको पुनः कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये बात तो वही स्पष्ट हो गई थी पहले ही। हाँ, इनको फिर अलग अलग बता रहे हैं, यानी स्वर का प्रकरण ले आए ना, ये द्वे द्वे वर्णे वाला। विकार को किस में पढ़ते हैं अपन? स्वरों में। स्वरों में पढ़ते हैं। अब पूरे व्यंजनों का प्रकरण आते आते फिर अब यहाँ पे स्वर का फिर से आ गया है ना, जो संयुक्त स्वर है उनका। अच्छा जी, समझ गया मैं। अब ये जो रिकार है, तो री का दो प्रकार से उच्चारण होता है ना, एक तो स्वर वाले में होता है और एक रेफ सहित होता है। इसलिए पुनः स्पष्ट किया इसको कि रिकार रेफ सहित हो तब भी और वैसा हो तब भी, दोनों स्पष्ट किया। जी स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो स्थान प्रकरण में से अभी किन्हीं को कोई शंका नहीं है? अगला प्रकरण प्रारंभ करें या राजन जी से ही पढ़ेंगे? 4 मिनट रह गई अब। 4 मिनट रह गए। चलिए, तो फिर मुझे फीडबैक दे दीजिए आज की आपकी कक्षा कैसी रही। बहुत अच्छी रही। व्याकरण मेरा विषय नहीं है और मुझे बहुत डर लगता है व्याकरण से, और आपने बहुत अच्छे से समझाया। चलिए, धन्यवाद।